जनता रोटी मांग रही हो, जनता रसद मांग रही हो, जब पीड़ित लोग भूख से बिलबिला रहे हो, तब उन तक रसद पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तीसरा युद्ध हुआ तो नई सुबह और नई फसल का क्या होगा? अगर एक बार फिर तीसरा युद्ध हुआ तो रंग महल की चहल पहल का क्या होगा? हमारे रूस के साथ गहन मित्रता, वो युद्धों में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, संकट की घड़ी में उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। 1971 की वार में जब अमेरिका ने अपना बेड़ा, जंगी बेड़ा हमारे खिलाफ भेज दिया था, तो रूस ने भी अपना बेड़ा हमारे समर्थन में भेज दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक तरह से दंत विहीन संस्था है। वियना संधि में जो युद्ध के नियम तय किए गए हैं, आबादी में पर बम नहीं बरसाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को चलते 1 वर्ष से ऊपर बीत चुका है। इस युद्ध के सीमित होने के बजाय इस युद्ध का विस्तार होते हुए हमें दिख रहा है, ईरान, लेबनान और यमन की तरफ से। होना तो ये चाहिए था कि विश्व के सभी देशों को मिलकर इस युद्ध को खत्म करने के गंभीर प्रयास करने चाहिए थे, मगर हमें इसका उलट ही देखने को मिला। विश्व के शक्तिशाली कहे जाने वाले सारे देश किसी न किसी पक्ष की तरफ से खड़े नजर आ रहे हैं, या यूं कहें, जब भावनाएं भड़कती हैं तो शांति के सारे प्रयास धुंधले पड़ जाते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 50,000 से लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में फिलिस्तीनी औरतें और बच्चे सबसे अधिक हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुंधति नौटियाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं punjabkesari.com के इस खास पॉडकास्ट में। हम ईरान और इजराइल के इस युद्ध के विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हरीश चोपड़ा सर का। ये हमारे पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेलकम सर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस युद्ध के चलते जो भारत एक शांति प्रिय देश है, उसका इस युद्ध को लेकर क्या रुख है? भारत विश्व में शांति का दूत माना जाता है। भारत का हमेशा यही मानना है कि ये दौर युद्धों का नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, और युद्ध का जो समाधान है वो भी युद्ध का मैदान नहीं है। अब वार्ता के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, यही हमारी दोनों देशों से अपील थी। सैद्धांतिक तौर पर भारत जो है वो यही चाहता है कि विश्व में कभी युद्ध हो ही ना, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुत ही मिडिल ईस्ट की जो वार है जी, वो बहुत भयानक परिस्थितियों से गुजर के जा रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अमेरिका जैसी वैश्विक शक्ति जो है, मुझे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहने में कोई परहेज नहीं है कि उसका आतंकवाद के प्रति जो रवैया है वो सिलेक्टिव है, चुनिंदा है। इसकी पृष्ठभूमि में ये कहना चाहूँगा कि भारत हमेशा ये कहता रहा कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं, लेकिन कभी वो भी दौर था जब युद्धों में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता था। आज वैश्विक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। भारत भी 1971 या 1962 का भारत नहीं रहा है। भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो आज के दौर में जो परस्पर दोनों देशों के हित हैं, उनको हितों कोई भी देश जो है आज के दौर में अपनी ज़रूरतों को अपने बल पर पूरा नहीं कर सकता। निश्चित रूप से उसके लिए व्यापार की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाने पड़ते हैं। आज भारत और अमेरिका की जो मैत्री है वो दोनों देशों के हितों से जुड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका का जो रवैया है उस पर ये कहना मैं चाहूँगा कि उसका रवैया दोहरा रहा है आतंकवाद के मामले में, जबकि भारत सैद्धांतिक रूप से आतंकवाद के पूरी तरह से खिलाफ है। तो अमेरिका की आपने बात करी, तो अमेरिका का इस युद्ध में क्या रुख है कि वो किसकी तरफ से आपको लड़ता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से अमेरिका इजराइल के साथ है और उसका ये रवैया हमेशा से ही रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं और चारों युद्धों में जी, इजराइल अपना विस्तार करता गया है। फ़लस्तीन का कहना है कि इजराइल ने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए वहाँ आक्रोश स्वरूप जो है वो
आतंकवादी संगठन पनपे। हमास उनका संगठन है। जी। जिस हमास को अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुका है। लेकिन यहाँ तक इजराइल का संबंध है, क्या मोसाद की जो कारगुजारियाँ हैं, उसकी जो खुफिया एजेंसी है, जो पूरे विश्व में इस बात के लिए कुख्यात है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है। चाहे वो आप देख लीजिए, आप हमास का नेतृत्व जो है वो एक एक करके इजराइल ने ढेर कर दिया है। लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको एक एक करके नेतृत्व विहीन कर दिया गया, उसके सारे कमांडर एक के बाद एक मारे गए। अब ईरान में भी उसने पहले घुस गए, कई उसके वैज्ञानिकों को मारा है, कई नेताओं को मारा है, हानिये को उसने मारा था। तो ये जो अब सवाल यह है कि इस स्थिति में किसको आतंकवादी माना जाए और किसको नहीं माना जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस युद्ध के चलते जैसे जो नियम बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए, जनता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो सब तार तार हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर हम आंकड़ों की भी बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। तो इस पे क्या ये युद्ध जनता के खिलाफ नहीं जा रहा है बहुत ज़्यादा? युद्ध हमेशा जनता के खिलाफ ही जाता है। इस परिस्थितियों को लेकर के तीसरे युद्ध की जो आशंका व्यक्त कर रही है, तो मुझे किसी एक बड़े शायर की पुरानी पंक्तियाँ याद आती हैं कि अगर तीसरा युद्ध हुआ जी तो नई सुबह और नई फसल का क्या होगा। अगर एक बार फिर तीसरा युद्ध हुआ तो रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। युद्ध हमेशा आम जनता के खिलाफ ही होते हैं। युद्ध भले ही कोई जीत जाए, लेकिन मानवता हमेशा पराजित हो जाती है, मानवता हमेशा हारी है, चाहे युद्ध कोई भी हो। अब आपने सवाल किया, जहाँ तक हमास की कार्रवाई का सवाल है, हमास ने अचानक हमला कर इजराइल के लोगों को बंधक बना लिया। ये स्पष्ट रूप से एक टेररिज्म एक्ट है, ये आतंकवादी कार्रवाई है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उसने उस पर रिटेलिएट किया, उस पर हमला किया, उसने एक के बाद एक हमले किए। हालांकि इजराइल ने भी हमास ने भी बहुत सारे हमले किए, लेकिन हमास में इजराइल के जितनी ताकत नहीं है। अब सवाल ये है कि गाजा पट्टी में जो इजराइल ने किया है, उसने अस्पतालों पर बम बरसाए हैं, उसने स्कूल परिसरों पर बम बरसाए हैं। उसका ये मानना है कि जो हमास के लड़ाके हैं या जवान हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे हॉस्पिटलों में छुपे हुए बैठे हुए हैं, हॉस्पिटलों के नीचे बंकर बना रखे हैं, स्कूलों के नीचे बंकर बना रखे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का भारत जो है वो पूरी तरह से समर्थन करता है, क्योंकि भारत की नीति आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। गाज़ा पट्टी की अगर हम बात करें तो गाज़ा पट्टी में पिछले 24 घंटे में 60 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 300 से ज़्यादा घायल हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इजराइल जो है जी वो एक तरह से युद्ध अपराध कर रहा है। वियना संधि में जो युद्ध के नियम तय किए गए हैं कि आप आबादी में पर बम नहीं बरसाएंगे, केवल दुश्मन के रक्षा ठिकानों पर बरसाएंगे, उनका सप्लाई लाइन तोड़ेंगे, लेकिन जब जनता रोटी मांग रही हो, जनता रसद मांग रही हो, जब पीड़ित लोग भूख से बिलबिला रहे हों, तब उन तक रसद पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं वो वहाँ राहत कार्य कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस राहत में भी बाधा उत्पन्न की गई। एक तरह से एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है पूरे वैश्विक स्तर पर। 50,000 लोगों को अगर वो मारे गए हैं या उनके लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट कौन करेगा, उनका पुनर्वास कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? क्या यह विश्व हमेशा माओं का क्रंदन और लोग बच्चों के आंसुओं पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा? क्या कोई ऐसा स्टेप नहीं है संयुक्त राष्ट्र के पास? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो है वो चंद देशों की वीटो पावर, देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। इसलिए वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक तरह से दंत विहीन संस्था है जो मूक होकर के तमाशा देखती रही है या केवल बयानबाजी करती रही है। अगर हम बात करें युद्ध की तो 1 वर्ष से ऊपर बीत चुका है।
रिसोर्सेज भी ख़त्म होते हैं, खाना धीरे धीरे ख़त्म होता है, कितने लोग मारे जाते हैं। तो अगर विश्व से हम तुलना करें तो ये देश कितना पीछे चले जाएंगे। देखिए, युद्ध में कोई जीते कोई हारे, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का जी। होता है। अब सवाल यह है कि युद्ध का विस्तार जिस ढंग से हुआ है वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं। उसमें भारत की कूटनीति जो है, डिप्लोमेसी एक तरह से क्लेवरनेस होती है। आप अपने हितों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। कोई भी देश अपने हितों को पहले सुरक्षा करना चाहेगा उसकी, तब वो आगे कदम बढ़ाएगा। भारत, अब कभी दौर था भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। हम हमेशा तटस्थ रुख अपनाते रहे हैं। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध हो, हमारे रूस के साथ गहन मित्रता है जी। वो युद्धों में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। संकट की घड़ी में उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। 1971 की वार में जब अमेरिका ने अपना बेड़ा, जंगी बेड़ा हमारे खिलाफ भेज दिया था, तो रूस ने भी अपना बेड़ा हमारे समर्थन में भेज दिया था। अब सवाल यह है कि हमारे संबंध आज के दौर में यूक्रेन से भी बहुत अच्छे रहे। सही आप कह रहे हैं कि हमारे संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं। हाँ, और इजराइल से भी अच्छे, ईरान से भी अच्छे हैं। अब सवाल यह है कि भारत की कूटनीति की ये अग्नि परीक्षा है। जी। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान अपनी कूटनीति के सफलतम होने का परिचय दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद हमने अपने हितों को देखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ और हमें वो कठिनाई नहीं देखनी पड़ी जो यूरोपीय देशों को देखनी पड़ी। अब सवाल ये है कि अब ईरान और इजराइल में या फ़लस्तीन में, भारत कभी वो दौर था कि फ़लस्तीन के पक्ष में खड़ा होता था। जी। फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष थे यासर अराफात, वो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब भी उन्हें कभी ज़रूरत पड़ती या उन्हें कभी वो बिना हिचक भारत आ जाते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब परिस्थितियां बदलती गई, भारत को अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए, भारत के अपनी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाने पड़े, तो कारगिल युद्ध में जब बहुत से देशों ने हमें रक्षा सामग्री देने से इनकार कर दिया, तो इजराइल हमारी मदद के लिए आ गया है। जी। तब तक ये संबंध जो है वो पर्दे के पीछे से रहे, लेकिन अब भारत और इजराइल जो संबंध है वो खुलकर सारी दुनिया के सामने है, वो सार्वजनिक हो चुके हैं। पहले जो भी रहा उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी रहे। अब सवाल यह है कि जहाँ तक ईरान का संबंध है, ईरान से हमारे संबंध शुरू से ही प्राचीन काल से ही रहे हैं और कभी एक तरह से ईरान जो है, जब अखंड महाभारत होता था, ईरान हमारा पड़ोसी देश माना जाता था। अब ईरान की चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह का जो हम पूरा उसे रख रखाव से लेकर के उसको देख रहे हैं। चाबहार बंदरगाह के ज़रिए हमें आगे असेस मिलता है। हमें पाकिस्तान जो हम सामान जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से भेजते थे, वो हम सीधा समुद्र मार्ग से ईरान तक चाबहार बंदरगाह तक पहुंचते हैं, जहाँ से वो आगे हमारा मकसद तो ये है कि हमें अपना व्यापार जो है वो यूरोपीय देशों तक पहुंचाना है चाबहार बंदरगाह से। अब लेकिन जहाँ तक रक्षा संबंधों का सवाल है, इजराइल से संबंध हमारे बड़े, एक तरफ ईरान हमारा चावल का सबसे बड़ा आयातक है। भारत इजराइल से हीरे जवाहरात, केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें लेता है, उसके बदले हम उन्हें सामान भी अपना देते हैं। अब सवाल यह कि भारत क्या करे। हमारे राष्ट्रीय शांति सेना में 900 से अधिक जो सिपाही हैं वो तैनात थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इजराइल ने वहाँ पे जो बंकर्स थे उन पर हमला करा। तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा भारत और इजराइल के रिश्तों को बिगाड़ेगा? देखिए, मैं तभी कहता हूँ कि मिडिल ईस्ट की जो वार है जी, वो तलवार की धार पर चलने के समान है, और यही कूटनीति की सबसे ज़्यादा अग्नि परीक्षा होती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जितने भी प्रस्ताव आए, हमने या तो एब्सटेन किया, हमने वहाँ भी तटस्थ को अपनाया, क्योंकि हम
हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करते हैं। हर देश की अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन आपने बात की कि यूएन चौकी पर जब वो जी उन्होंने बम बरसाए इजराइल ने, आईडीएफ, तो हमारा वहाँ का स्टैंड था। अब सवाल ये है कि भारत क्या करे। 34 कंट्रीज ने इजराइल के इस एक्ट की निंदा की और इस 34 कंट्रीज में भारत भी इजराइल का निंदा करने वाला प्रस्ताव में शामिल हुआ और उस प्रस्ताव पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यही भारत की कूटनीति है। हम ये चाहते हैं कि युद्ध नियमों का कहीं ना कहीं पालन हो, ह्यूमैनिटी की रक्षा की जाए, बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि कोई भी आज के दौर में युद्ध समाधान नहीं होता। थोड़ी देर पहले आपने तेल की बात करी, तो क्या आपको नहीं लगता अगर ये युद्ध आगे चलता रहा तो तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी? देखिए, तेल की कीमतें जब से ईरान और इजराइल का टकराव हुआ है, हालांकि दोनों देश जी सीधे टकराव से बच रहे हैं। अगर ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं तो इजराइल भी मौके की तलाश में है कि वो समय देखकर कब हमला करेगा। हालांकि उसे अमेरिका बार बार ये चिता रहा है कि तुम्हें रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं, संयम बरतना चाहिए। लेकिन अगर इजराइल के निशाने पर वहाँ के तेल कुएं हैं, अगर इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, तो निश्चित रूप से यह युद्ध और फैलेगा। और अगर ये युद्ध और फैला और ईरान की तरफ से भी अगर इसकी बढ़ोतरी हुई तो तेल जो है उसका व्यापार कम हो जाएगा। नहीं, देखिए, तेल की कीमतें अभी से बढ़नी शुरू हो गई। जी वो तो हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि जो सामान सागर के जरिए जाता था, जी जिस सागर में यमन के हूती जो टेररिस्ट हैं वो एक्टिव हैं, अब एक नई डेवलपमेंट ये है कि बीमा कंपनियों ने उस समुद्री रास्ते से जाने वाले जहाज़ों को बीमा करने से इनकार कर दिया है। और इसका मतलब यही है कि तेल का आवाजाही जो है वो ठप होगी, तेल की सप्लाई रुकेगी, अनाज की सप्लाई रुकेगी और अन्य चीज़ों की जो ज़रूरी उत्पादें हैं, ऊर्जा है, गैस है, सबकी सप्लाई रुकेगी। और सप्लाई रुकने से क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी। और जब प्राइसेस बढ़ती हैं, आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रूस युद्ध में जब एकदम से, क्योंकि रूस और यूक्रेन अनाज उत्पादक देश हैं, वो दूसरे देशों को तेल ही नहीं देते, अनाज भी यूक्रेन देता रहा है, ऊर्जा भी देता रहा है, गैस भी देता रहा है। और जब गैस यूरोपीय देशों की जरूरत पड़ी तो यूरोपीय देशों ने स्वयं अमेरिका से कहा कि नहीं भाई, हमारा गुजारा नहीं होता, हमें यूक्रेन और रूस से गैस या ऊर्जा जो है वो लेनी है, क्योंकि बिना गैस के तो यूरोप जो है वो कामकाज ही नहीं कर सकता। जी तो इस सवाल यह है कि तेल की कीमतें बढ़ेगी, इससे स्थिरता आएगी, प्राइसेस बढ़ती हैं। पहले भी यूरोपीय देशों ने बहुत महंगाई का दौर देखा है, अब भी वहाँ महंगाई का दौर है, लेकिन दुनिया भर में अराजकता नहीं फैले। भारत की कूटनीतिक सफलता यही है कि भारत तलवार की धार पर भी चलकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल्स पे जो बातचीत होनी होती है वो होती रहती है। ये भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत ईरान और इजराइल में संतुलन बना के चल रहा है। जैसे कि आपने बात करी कि भारत संतुलन बनाकर चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे की पॉइंट्स में जानना चाहूँ जिससे हमारे दर्शकों को भी थोड़ी आसानी हो कि इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी और क्या क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है। जी अगर ईरान और इजराइल का सीधा टकराव होता है तो निश्चित रूप से कुछ अरब देश जो है वो ईरान के पाले में खड़े होंगे और जो पश्चिमी देश है या यूरोप के देश हैं। अब सब बड़ा सवाल यह है कि रूस और चाइना का रुख क्या होगा। रूस और चाइना का जो रुख है वो निश्चित रूप से ईरान के समर्थन में होगा। तो युद्ध का विस्तार जो है केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। तेल की सप्लाई रुकेगी, व्यापार ठप होगा,
जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती हैं। हम ऐसी दुनिया से निकले हैं, कोरोना महामारी के चलते जब पूरी की पूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, तब भी बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल धरातल पर आने लगी। ऐसा दौर नहीं आए, इसलिए ये ज़रूरी है कि युद्ध का समाधान वार्ता की टेबल पर होना चाहिए। तो इसी से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या बातचीत द्वारा इसका हल नहीं निकल सकता इस युद्ध का? देखिए, इसके लिए वैश्विक शक्तियों को पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों को इजराइल को लेकर के उस पर अपने संबंधों को देखते हुए कूटनीतिक ढंग से उन पर दबाव डालना होगा कि युद्ध रोकने का समय है, अब युद्ध रोक दिया जाना चाहिए। भारत की जहाँ तक सवाल है, भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भी भारत स्वयं ऐसे प्रयास कर रहा है जो कि पर्दे के पीछे से होते हैं, और इसे ही कूटनीति कहते हैं कि युद्ध कहीं ना कहीं टल जाए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अभी रूस फिर दोबारा से जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, और निश्चित रूप से वहाँ युद्ध रोकने के संबंध में कोई ना कोई जो है उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बात होती रहती है। खाड़ी देशों में क्या बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुद स्वयं चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए भारत जो है वो तलवार की धार पर चलकर भी अभी तक अपना तटस्थ रुख और संतुलित रुख बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरह एक पलड़े में झुकना भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इसका जो श्रेय है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश मंत्री जयशंकर को पहले ही दे चुका। जो ये युद्ध है ये अभी से ही नहीं चल रहा, 2014 में भी युद्ध हुआ था, 22 में भी युद्ध हुआ था, और अब 24 में युद्ध चल रहा है। तो अगर बातचीत से इसका हल नहीं निकला तो ये युद्ध और कहाँ आगे तक जा सकता है? देखिए, जहाँ तक युद्ध की भयावहता का सवाल है, बहुत संवेदनशील मोड़ पर ये युद्ध हो चुका है जी। अगर भविष्य में या आने वाले दिनों में इजराइल ईरान पर सीधा हमला करता है, देखिए उसने लेबनान को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है, गाजा को तहस नहस कर दिया है, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए वो लगा हुआ है, यहाँ तक कि हुती उग्रवादियों से भी, हुती टेररिस्टों से है उनसे भी वो टक्कर ले रहा है जी। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध लंबा खिंचने का जो बात है, अगर सीधा टकराव होता है तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये एक तरह से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इजराइल की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सारे संगठन जो उग्रवादी संगठन है, क्या ये उसका मुकाबला कर पाएंगे इजराइल का? देखिए, निश्चित रूप से इजराइल एक ऐसा देश है जो रक्षा मामलों में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जो देश अपने सिक्योरिटी कवर से S-400 जिसे आप कहते हैं, वो दूसरे देश के 300 से 400 रॉकेटों को एकदम से उसे रोकने में सक्षम हो सकता है, तो उसकी रक्षा पंक्ति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेबनान के भीतर घुसकर जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहा है, उससे लेबनान को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हमास के पास अब इतनी शक्ति नहीं रही है कि उसका मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ तक सेना का सवाल है, टेक्निक में, डिफेंस में, उपकरणों में इजराइल बहुत आगे है। लेकिन अगर वो ज़मीनी युद्ध में उतरता है तो ज़मीनी युद्ध में जो जिसे आप कहते हैं ना इस्लामी मिलिशिया क्या है? ईरान हूती के जो टेररिस्ट संगठन मानते हो, उसको भी रक्षा और फंडिंग करता है, उसको भी हथियार और फंडिंग करता है, हिजबुल्लाह को भी फंडिंग और हथियार देता है। यहाँ तक हमास का सवाल है, उससे भी उसके बड़े संबंध हैं, उसको भी ईरान मदद करता है। अगर ज़मीनी लड़ाई की बात आती है तो इस्लामी मिलिशिया जो है, ये सारे मिलकर के वो इजराइल की फौज पर, IDF पर भारी पड़ेंगे। यहाँ तक हवाई हमलों का ताल्लुक है, रॉकेट हमले हैं, हवाई हमले हैं, उनमें इजराइल आगे है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई में इजराइल को
नुकसान हो सकता है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। इजराइल का ये युद्ध अब सिर्फ पश्चिम एशिया की ही शांति के लिए एक खतरा नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सभी देशों की शांति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत एक शांति प्रिय देश है, तो हम यही चाहेंगे कि इस युद्ध का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से और बातचीत कर निकले और ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। अरुंधति, आपने बात की है शांति की, तो मेरा यही कहना है कि आज के विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध के संदेशों की जरूरत है जी। और इसके लिए उन्हें भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को देखना होगा और भगवान बुद्ध के संदेशों को पढ़ना होगा। जी।